पिछले लेक्चर के अंदर हम यहाँ तक चीज़ें जो है वो डिस्कस कर चुके हैं और ये जो अभी तक जो हमने काम किया है वो उसकी रिस्पॉन्सिवनेस के ऊपर हमने जो है वो सारा काम किया है। और जो स्लाइडर है उसकी चीज़ों को हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से जो है ना वो बैकग्राउंड के अंदर जो इमेजेस जो कंटेंट है उसकी अगर हम बात कर लें, या हमने कैल्क के ज़रिए जो है वो जो पैडिंग है और जो फॉन्ट साइज़ है उसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। उसके बाद अगर हम अपना डिज़ाइन को चेक करें तो डिज़ाइन जो है वो हमें ये कह रहा है कि उसके बाद आपकी ये वाली जो है ना वो स्ट्रिप आ जाती है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये वाली जो स्ट्रिप है ना इसको हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे कि ये स्ट्रिप किस तरीके से क्रिएट होती है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो जो बॉर्डर है वो यहाँ पर 3 चीज़ों को मिल रहा है, यानी अगर मैं बॉर्डर लेफ्ट की बात करूँ तो इसका लेफ्ट को मिल रहा है, थर्ड वन का भी लेफ्ट को और फोर्थ का भी लेफ्ट को, लेकिन जो पहली स्ट्रिप है इनफैक्ट पहला जो कॉलम है उसको लेफ्ट साइड से जो बॉर्डर है वो नहीं मिल रहा। ओके, सो इसको यहाँ पे क्रिएट करते हैं और यहाँ पर जो बैकग्राउंड है हमारा इस जो इमेज है राइट नाउ इसको हम यूज करेंगे एज बैकग्राउंड इमेज। और इसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि बैकग्राउंड इमेज अगर आप यूज करते हैं तो उसके अंदर आपको क्या क्या जो फवायद जो है वो हासिल होते हैं और क्या क्या उसके अंदर जो है एडवांटेजेस हैं। सो इसको स्टार्ट करते हैं इस सेक्शन को। और एज यूजुअल सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर सबसे पहले मैं पेरेंट इसका क्रिएट करूंगा डॉट सर्विसेज सेक्शन, और उसके बाद जो कंटेंट है डाटा है वो चूंकि कंटेनर के अंदर पड़ा हुआ है, कंटेनर के अलाइंड है, लिहाजा कंटेनर एंड द थर्ड वन विच इज services inner, control S is for save। अब अगर हम अपने डिजाइन को यहाँ पर चेक करें ना तो यहाँ पर जो चीज है वो ये आ रही है कि बैकग्राउंड जो है ना वो फुल विड्थ के ऊपर है, ठीक है। और डेफिनेटली जब मोबाइल स्क्रीन के ऊपर मैं शो कराना चाहता हूँ इन सारी चीज़ों को तो मैं ये चाहता हूँ कि ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सारे ऊपर नीचे शो हो यहाँ पर, ठीक है। सो इस पर्पज़ के लिए यहाँ पर इस सिचुएशन के अंदर जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि यहाँ पर ये जो बैकग्राउंड है जो इमेज है वो इसको आप एज बैकग्राउंड यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि ये चीज़ आपने यहाँ पर किस तरीके से क्रिएट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात याद रखिएगा कि बैकग्राउंड इमेज जब भी आप क्रिएट करते हैं तो बैकग्राउंड इमेज की जो प्रॉपर्टी है ना, जो कि डेफिनेटली इट इज पॉसिबल इन CSS एज वेल, इसको आप यहाँ पर यानी HTML के अंदर आप इसको देंगे इस प्रॉपर्टी को, यानी बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी को। और क्यों देंगे आप इसको यहाँ पर, उसकी रीजन ये है कि जब फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर जो है वो आपकी उसको उसकी कोडिंग कर रहा होगा, डेवलप कर रहा होगा उसको, और उस वहां पर फिर उसके लिए प्रॉब्लम्स जो है ना वो ये खड़े हो जाते हैं कि बाज़ औक़ात उसको वो इमेज मिल नहीं रहा होता कि यार ये इमेज पड़ा हुआ कहाँ पर है। हमने रखा होता है अब ये चीज़ जो है वो HTML की है, डिज़ाइन की चीज़ है, और जो उसकी जो इमेज है वो बेसिकली पड़ा हुआ CSS के अंदर है, विच इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। फाइन, सो वो एक जो प्रॉपर्टी है ना सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड इमेज की वो मैं दूंगा यहाँ पर HTML के अंदर, और बाकी सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं बैकग्राउंड इमेज से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी मैं CSS के अंदर दूंगा। देखिएगा किस तरीके से काम होता है। ये जो मैं स्टाइलिंग करने लगा हूँ ना, यहाँ पर भी अंदर आपने स्टाइल का एक टैग देना है। आपने इस तरह की स्टाइलिंग को याद रखिएगा इनलाइन स्टाइलिंग कहा जाता है। और बैकग्राउंड इमेज पहली प्रॉपर्टी, URL और असेट्स के अंदर इमेजेस। और अगर मैं यहां पर इमेजेस के अंदर चेक करूं जहां पर हम काम कर रहे हैं, सो मैं क्या करता हूं यहां से ये जो स्लाइडर 1 वाला इमेज है ना जिसको स्लाइडर 2 के ऊपर जो राइट नाउ यूज हो रहा है, इसको मैं एज बैकग्राउंड यहां पे इस्तेमाल करने लगा हूं, ठीक है। सो देखिएगा ये किस तरीके से काम करता है। और इसको मैंने यहां पर इमेजेस और ये स्लाइडर 1, कंट्रोल S फॉर सेव, और ब्राउजर में जब जाकर आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो राइट नाउ ये बिल्कुल शो नहीं होगा यहाँ पर। उसकी रीजन ये है कि हमने इसके अंदर कंटेंट भी नहीं लिखा और सेक्शन की जो स्पेस है वो भी नहीं दी हमने। तो सबसे पहले चूंकि ये जो सेक्शन क्रिएट हुई है इस सेक्शन के अंदर टॉप बॉटम का कुछ गैप हमें यहाँ पे शो हो रहा था, वो सबसे पहले मैं क्रिएट कर देता हूँ। और इस पर्पज के लिए बेहतरीन प्रैक्टिस ये है कि इसी क्लास को इसी डिव को एक एक्स्ट्रा यानी सिबलिंग क्लास दे देंगे विच इज सेक्शन स्पेस
सेक्स स्पेस जो कि ऑलरेडी हम क्रिएट कर चुके हैं यहाँ टॉप पे, दिस वन। उसके बाद यहाँ पर जो चीज़ है वो ये है कि जब हम इसको यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो वो जो बैकग्राउंड इमेज है वो यहाँ पर क्रिएट हो गया, क्योंकि हमने उसको टॉप बॉटम की पैडिंग दे दिया सेक्शन स्पेस के जरिए। ओके, अब इसके बाद जो बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारी जो प्रॉपर्टीज़ है ना, वो आपने यहाँ पर नहीं देनी बल्कि CSS के अंदर आपने देनी है। ठीक है, तो उनको हम ज़रा यहाँ पर देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं अगर यहाँ पर डाटा पुट कर दूँ तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा कि इस तरह का डाटा बेस्ट प्रैक्टिस क्या है। तो हम इस डाटा को UL के अंदर रखेंगे, UL एंड देन LI के अंदर एक आई का टैग होगा, यानी आइकन का टैग है। आइकन के टैग के लिए हम ये वाला काम करने लगे हैं, विच इज़ दिस वन। ये जो आइकन 4 शो हो रहे हैं, इन आइकन्स के लिए हम ये वाला काम करने लगे हैं। और यहाँ पर सबसे पहले आई का टैग, देन स्पेस, और इसको मैं यहाँ पर क्लास दे दूंगा यहाँ से। और मैं यहाँ से जो द फर्स्ट वन इज वेयर हाउस, वेयर हाउस सर्विस। और इसको जब आकर यहाँ पर हम रिफ्रेश करेंगे कंट्रोल F5, सो वो चीज़ हमें यहाँ पर शो हो रही है। इसकी फर्दर स्टाइलिंग और चीज़ें हम यहाँ पर देख लेते हैं क्विकली। उससे पहले आइकन्स वगैरह और कंटेंट हम चेंज कर लेंगे। सबसे पहले मैं इसी LIs को 3 टाइम्स कॉपी क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पर। सो कंट्रोल F5, जब रिफ्रेश किया तो आपका डाटा आपको यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, इसकी फर्दर स्टाइलिंग हम कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपका यहाँ पर सर्विस सेक्शन जो कि मेन पेरेंट डिव है, उसको मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ सर्विस सेक्शन जो कि पेरेंट है। तो बैकग्राउंड पोजीशन, यानी बैकग्राउंड जो इमेज है उसकी पोजीशन हम यहाँ पर क्या देनी है। सो फिलहाल के लिए 00, ठीक है, जो कि डिफॉल्ट है। और मैं इसकी जो वैल्यू है वो 50% फ्रॉम राइट लेफ्ट, फ्रॉम टॉप बॉटम 50%। इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है, सॉरी, इस वैल्यू का मतलब ये है 50% एंड 50% के सेंटर में आ जाए ये वैल्यू। वैसे सेंटर टाइप भी कर सकते हैं आप, लिख दें सेंटर, तो वो सेंटर से जो है ना वो उसकी जो पोजीशन हो जाएगी वो सेंटर हो जाएगी। अब यहाँ पर इमेज को जरा देखिएगा, मैं कंट्रोल F5 प्रेस करता हूँ, बिल्कुल जो उसका सेंटर था ना वो यहाँ पर शो हो रहा है आपको। इमेज का ओवरऑल इमेज का जो सेंटर था ना वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। अच्छा, अब अगली बात यहाँ पर ये आ रही है कि यहाँ पर 50% एंड 50% देने का फायदा ये है कि अगर इन केस बाद में किसी जगह पर इमेज, बैकग्राउंड इमेज चेंज होता है और वहां पर इसमें तो जो एरोप्लेन्स हैं इमेज के अंदर वो राइट नाउ है ही सेंटर में, लेकिन अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आता है इन फ्यूचर कि जो ज्यादा राइट साइड पर है या लेफ्ट साइड के ऊपर है, सेंटर में नहीं है राइट नाउ, तो वहां पर फिर मीडिया क्यूरी के अंदर जाकर आप ये 50% की वैल्यू चेंज करके 100% या 75% या 25% अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कर सकते हैं, ताकि आप जब मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपका इमेज शो हो तो फिर आपकी जो रेलेवेंट जो इमेज का पोर्शन है जो आप दिखाना चाहते हो वो आप दिखा सको। वरना सेंटर राइट टॉप बॉटम ये कर देंगे आप तो फिर वही एरियाज शो होंगे, स्पेसिफिक एरियाज, फिर परसेंटेज के हिसाब से आप उनको चेंज नहीं कर सकते आप उनको, बिकॉज आपने वो खुद चीजें टाइप कर दी है। तो परसेंटेज के अंदर ये एडवांटेज है कि आप वैल्यूज को बाद में चेंज भी कर सकते हैं मीडिया क्यूरीज के अंदर। अगली बात यहाँ पर ये आ रही है कि ये बैकग्राउंड पोजीशन थी, उसके बाद बैकग्राउंड रिपीट। बाज़ औक़ात इमेज जो है ना वो बहुत छोटा शो हो जाता है। बैकग्राउंड जब बहुत छोटा शो होता है तो जब आप बैकग्राउंड इमेज देते हो तो वो एक ही पोर्शन के अंदर शो हो जाता है और बाय डिफॉल्ट उसकी जो वैल्यू होती है बैकग्राउंड रिपीट होती है। सो हमने यहाँ पर क्या करना है कि बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, यानी बैकग्राउंड किसी सूरत में रिपीट नहीं होना चाहिए अगर छोटा हो तब भी। उसके बाद अगली चीज हमारी बैकग्राउंड साइज की आ जाती है और वो उसको मैं देता हूँ कवर, यानी जो भी उसकी पैडिंग है या कंटेंट या डाटा जो भी उसके अंदर पड़ा हुआ है अकॉर्डिंगली सारी की सारी जो पूरा जो इमेज है वो उसके अंदर शो हो जाए। कंट्रोल F5 प्रेस कर दिया लाइक दिस, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज देनी जरूरी हैं। उसके बाद अगली चीज ये है कि मैं इसको बैकग्राउंड कलर देने लगा हूं।
डार्क ब्लू, इसको मैंने कलर दे दिया, ठीक है। इसका पर्पस बताता हूँ कि क्या फ़ायदा है इसका। इफ आई प्रेस कंट्रोल F5 सो यू कैन सी बैकग्राउंड कलर इज देयर। इमेज के पीछे वो बैकग्राउंड कलर हमें यहाँ पे शो हो रहा है। अब उसका इफेक्ट देखिएगा फ्रंट पे, और वो इफेक्ट बैकग्राउंड ब्लेंड मोड, दीज आर द ब्लेंड मोड्स। आप इसको मल्टीप्लाई चूज कर दें, बैकग्राउंड ब्लेंड मोड मल्टीप्लाई। वो जो बैकग्राउंड था वो इमेज के अंदर ब्लेंड हो गया यहाँ से, फाइन, ओके। उसके बाद हमारी ये चीज़ें आ जाती हैं, इनको ज़रा क्विकली देख लेते हैं यहाँ पर। और यही जो हमारी सर्विस इनर है, मैं इसको यहाँ पर टारगेट कर लेता हूँ सबसे पहले इस जगह पर। और सर्विस इनर को टारगेट कर लेने के बाद मैं इसकी सबसे पहले विड्थ डिफाइन कर देता हूँ, इट शुड बी 100%। और यहाँ पर इनर के अंदर हमारे पास एक चीज़ शो हो रही है विच इज़ यूएल। यूएल का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर आप ऑलरेडी जानते हैं कि वो मार्जिन पैडिंग उठा लेता है। सबसे पहले मैं इसका लिस्ट स्टाइल नन कर देता हूँ, एंड देन मार्जिन 0 एंड पैडिंग 0, कंट्रोल एस फॉर सेव। और जब रिफ्रेश करेंगे तो वो चीज़ें हमें यहाँ पर प्रॉपर शो हो रही हैं। अभी इसका कलर चेंज हो जाएगा तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक ठीक नज़र आना शुरू होंगी। यूएल के अंदर एक और हमारा टैग है विच इज़ LI, और जो LI है सबसे पहले जो हम काम करने लगे हैं कि हम उसका कलर चेंज करते हैं वाइट। तो कंट्रोल F5 तो यू कैन सी कि हमारा जो कंटेंट है वो सारे का सारा बिल्कुल सही सही यहाँ पे शो हो रहा है जैसे होना चाहिए। LI चूंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है, और चारों जो है वो यूएल के अंदर पड़ी हुई हैं, ठीक है। सो यूएल को मैं एक प्रॉपर्टी देने लगा हूं, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो उसके अंदर 4 LIs जो कि ऊपर नीचे हैं, यानी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं, वो सारी की सारी आमने सामने शो हो जाएंगी, फाइन। द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी नीड टू डू इज टू से इट justify content space between। प्रेस कंट्रोल F5 तो वो स्पेसिंग जो है ना वो यहाँ पर शो होगी, फाइन। उसके बाद हमारे पास ये जो LI के अंदर एक और टैग पड़ा हुआ है विच इज जो I का टैग है, उसको हम यहाँ पर टारगेट करने लगे हैं। यहाँ पर कंट्रोल C फॉर कॉपी और कंट्रोल V फॉर पेस्ट। LI के अंदर एक I का टैग है, इसको मैंने यहाँ पर टारगेट किया, और उसका जो कलर है वो राइट नाउ चूंकि ये वाला नहीं है और वो हमारा थीम कलर है विच इज दिस वन। और साथ ही मैं इसका फॉन्ट साइज भी चेंज करके ऑलमोस्ट 40 पिक्सल्स कर देता हूं। तो वो जो आपके आइकन्स हैं वो सारे के सारे इस तरीके से शो हो गए हैं। वन टाइम क्रिएट कर दें और सब का कलर एक ही दफ़ा चेंज कर दें, ठीक है। बाद में हम आइकन भी चेंज कर लेंगे और दरम्यान में जो कंटेंट पड़ा है वो भी चेंज कर लेंगे हम। उसके बाद अगली चीज़ यहाँ पर ये आ रही है कि यहाँ अगर हम डिज़ाइन के अंदर आप चेक करें तो ये जो आपके सारे एलिमेंट्स हैं ना, ये बिल्कुल आपके टॉप पे शो हो रहे हैं। दो डाटा जो है ना वो नई लाइन के अंदर शिफ्ट हो रहा है, लेकिन ये बिल्कुल टॉप पे शो हो रहे हैं। तो राइट नाउ ये पॉसिबल नहीं है जब तक हम इन एलिमेंट्स को, यानी जो आई का टैग है, इसको जब तक हम पोजीशन नहीं दे लेंगे हम यहाँ पर। सो डेफिनेटली इसको मुझे पोजीशन एब्सोल्यूट देनी पड़ेगी, लेकिन पोजीशन एब्सोल्यूट से पहले LI चूंकि इसका पेरेंट है तो मैं इसको पोजीशन रिलेटिव दे देता हूँ यहाँ पर। और जो आई का टैग है वो अगर लेगा पोजीशन एब्सोल्यूट, तो पोजीशन एब्सोल्यूट से आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो एलिमेंट डॉक्यूमेंट के फ्लो से आउट हो जाएगा और वो उसके इस जगह पर शो हो रहा है, बिकॉज जब लेफ्ट साइड के ऊपर LI को खुद जगह मिली है तो वो लेफ्ट साइड के ऊपर मूव हो गया। उसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। और जो LI है उसको यहाँ पर मैं फॉन्ट साइज उसका मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 30 पिक्सल्स। फॉन्ट साइज भी थोड़ा सा बढ़ गया। उसके बाद जो इसका फॉन्ट वेट है
700 फॉन्ट वेट मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया, तो फॉन्ट वेट भी उसका इंक्रीज होगा यहाँ से। उसके बाद अगली चीज़ ये है कि इसको मैंने विड्थ देनी है 25%। 25% यानी चूंकि ये 4 हैं तो ये 100 जो है वो पूरा हो जाएगा, 100 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगली चीज़ ये आ रही है, ये जो आपका LI है, चूंकि उसके अंदर जो चाइल्ड पड़ा हुआ आई उसको पोजीशन एब्सोल्यूट देकर वो डॉक्यूमेंट के फ्लो से आउट हो गया, तो वो वहीं पड़ा रहेगा बिकॉज उसको हमने पोजीशन एब्सोल्यूट दे दी है। और यहां से मैं इसको पैडिंग लेफ्ट प्रोवाइड कर देता हूं LI को ऑलमोस्ट 70 पिक्सल्स। तो 70 पिक्सल से वो ये शो हो रहा है, लेकिन जो आइकन्स हैं वो भी साथ साथ मूव हो रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये पोजीशन एब्सोल्यूट है, अभी तक हमने इसको ये प्रॉपर्टी नहीं दी कि लेफ्ट 0, तो लेफ्ट 0 दे देंगे तो वो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड के ऊपर आ जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद अगली चीज़ ये आ रही है कि हमने यहाँ पर जो LI है उसकी लाइन हाइट देनी है, बिकॉज वो जो डाटा है वो सारे का सारा बहुत ज़्यादा गैप है उसके अंदर, तो वो गैप को डिक्रीज करने के लिए मैं इसकी जो लाइन हाइट है वो दे देता हूँ इसको 3 पिक्सल्स, तो वो ओवरलैप हो गया सारे का सारा। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए दिया कि आपको पता चले कि लाइन हाइट क्या काम करती है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी लाइन हाइट जो वो इंक्रीज करके 20 पिक्सल कर देता हूँ। इफ आई प्रेस कंट्रोल F5 तो थोड़ी सी अभी भी डाउन है, आई थिंक 35 इज फाइन। 35 जो है वो उसकी लाइन हाइट हमने यहाँ पर इसको प्रोवाइड कर दिया, वो डाटा आपको इस तरीके से शो हो रहा है। और ये सारी चीज़ें टॉप पर ही शो हो रही हैं, नई लाइन के अंदर ये शिफ्ट नहीं हुई। उसके बाद हमने इनके जो कंटेंट है डाटा और जो आइकन्स है वो चेंज करने हैं, तो वो मैं ज़रा क्विकली यहाँ पर कर देता हूँ। यहाँ अगर जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो वो आपके जो आइकन्स और कंटेंट वगैरह सारे के सारे हैं वो यहाँ पर चेंज हो गए हैं। ओके, उसके बाद जो हमारी चीज़ आ गई है वो ये आ गई है कि डिज़ाइन में अगर हम आकर चेक करें तो ये दरम्यान में बॉर्डर है, लाइन है, तो डेफिनेटली ये एक्चुअली बॉर्डर है। तो इसको देखिए कि ज़रा किस तरीके से क्रिएट होता है, लेकिन उससे पहले मैं इसकी ज़रा रिस्पॉन्सिवनेस की तरफ आ जाता हूँ कि ये रिस्पॉन्सिव किस तरीके से होगा। तो जो इसकी रिस्पॉन्सिवनेस है वो अगर हम यहाँ पर आकर चेक करें इस जगह पे, तो वो छोटी स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। हमने करना ये है कि यहाँ ये जो UL है जिसको आप डिस्प्ले फ्लैक्स हमने प्रॉपर्टी जिसको दे रखी है, तो ये बात याद रखिएगा कि डिस्प्ले फ्लैक्स के साथ अगर आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर चीज़ों को ऊपर नीचे शो करना चाहते हैं तो कंपलसरी है ये कि यहाँ पर आप इसको एक और प्रॉपर्टी दे देंगे, फ्लैक्स रैप। सो उससे छोटी स्क्रीन के ऊपर वो नीचे शो होगा। राइट नो शो नहीं हो रही, उसकी रीज़न मैं बता देता हूँ आपको। वो ये है कि सारी स्क्रीन के ऊपर फिलहाल हमने उसकी जो विड्थ है ना वो 25% कर रखी है, दैट्स वाई वो वर्क नहीं कर रहा। तो इस पर्पज़ के लिए हम क्या काम करेंगे कि इसी को मैंने यहाँ पर टारगेट किया, Ctrl+C फॉर कॉपी, और यहाँ पर मीडिया क्यूरीज के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर Ctrl+V फॉर पेस्ट, और ये जो UL है इसकी यहाँ जो LI है उसकी विड्थ मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ 100%। सारी जो LIs हैं मोबाइल पे ऊपर नीचे शो हो जाएंगे लाइक दिस। सो जो ही वो ब्रेक पॉइंट आएगा उस ब्रेक पॉइंट के ऊपर सारी की सारी ऊपर नीचे शो हो गई हैं। वन मोर थिंग इज टू गिव इट पैडिंग टॉप 10 पिक्सल्स। सारे एलिमेंट्स को जब यहां पर पहुंचे तो फिर सबको पैडिंग टॉप मिले, इससे पहले ना मिले। उसके बाद जो अगली चीज है वो हमारी ये है, ये जो हमारा LI का टैग है, बॉर्डर 1 पिक्सल, बॉर्डर लेफ्ट 1 पिक्सल,
सॉलिड वाइट। सो सारी जो एलाइज हैं वो लेफ्ट साइड से ये वाला बॉर्डर उठा लेंगी, फाइन। और हमने करना ये है कि ये बॉर्डर हमें सब का नहीं चाहिए। उससे पहले मैं थोड़ी सी अगर सेटिंग कर लूँ इसकी कि यहाँ पर ये किस तरीके से क्रिएट होनी है, कि अगली चीज़ यहाँ पर ये हो रही है कि हम यहाँ पर इसको ये जो आई का टैग है, ठीक है, ये जहाँ पर टारगेट हो रहा है इसको मैं पैडिंग देता हूँ यहाँ पर राइट लेफ्ट की। तो इसकी जो पैडिंग है वो हम आई के टैग को टारगेट करेंगे। तो पैडिंग टॉप बॉटम की 0, राइट लेफ्ट की पैडिंग मैं इसकी दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 25 पिक्सल्स। तो 25 पिक्सल की पैडिंग के साथ ये जब एलिमेंट यहाँ से मूव होगा तो लेफ्ट साइड से पैडिंग उठा लेगा। अब उससे एक चीज़ ये होगी कि ये चीज़ें तो ठीक हो गई हैं, लेकिन ये जो एलिमेंट्स हैं इनके बहुत ज़्यादा करीब आ गए हैं। तो ये जो हमने 70 पिक्सल की पैडिंग इसको लेफ्ट साइड से दे रखी है ना एल आई को, वो इंक्रीज करके तो 80 पिक्सल कर देंगे हम। तो वो एलिमेंट थोड़ा सा और आगे मूव हो जाएगा, जिस वजह से गैप जो है ना वो सही हो जाएंगे यहाँ पर। वन लास्ट थिंग, अच्छा यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो एल आई है ना उसको हम जो पैडिंग लेफ्ट दे रखी है ना हमने यहाँ पर, तो उसकी जगह पर हम क्या करते हैं कि सिर्फ पैडिंग की मैं प्रॉपर्टी यहाँ पर इसको देता हूँ। पैडिंग एक वैल्यू हो तो वो चारों साइड से उठाती है, 2 वैल्यूज हों तो पहली टॉप बॉटम दूसरी राइट लेफ्ट से, 4 वैल्यूज हों तो पहली टॉप दूसरी राइट तीसरी बॉटम और चौथी लेफ्ट साइड से। तो टॉप से मैं इसकी पैडिंग देता हूँ 0, राइट से 20 पिक्सल, बॉटम 0 और लेफ्ट साइड से 80 पिक्सल। विड्थ कम हो गई है पैडिंग की वजह से, दैट्स वाई कंटेंट यहाँ पर शो होगा इस जगह पर। इसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि एक तो ये जो हमने इसका फॉन्ट साइज दे रखा है ना, इसको हम थोड़ा सा डिक्रीज करके तो 25 पिक्सल तक कर देते हैं। सो इट इज़ फाइन। उसके बाद जब ये छोटी स्क्रीन के ऊपर आएगा तो ये कुछ इस तरीके से शो होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और लेफ्ट साइड के ऊपर सब के बॉर्डर शो हो रहे हैं, इसको हम देख लेते हैं बिकॉज हमें बॉर्डर पहली वाली चीज़ का नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे कि इसी चीज़ को दोबारा से हम टारगेट करेंगे यहाँ पर एल आई को, और यहाँ पर इसको हम सूडो क्लासिक देंगे फर्स्ट चाइल्ड। इसका जो पहला चाइल्ड है एल आई का, उसका बॉर्डर नन, पहले चाइल्ड का कोई बॉर्डर नहीं होना चाहिए। सो इफ आई प्रेस कंट्रोल F5 तो पहले वाले का बॉर्डर खत्म हो गया। अब यहां पर जो चीज है वो राइट नाउ ये वाली है कि अगर ये छोटी स्क्रीन के ऊपर आता है तो बॉर्डर तो फिर भी शो हो रहे हैं यहाँ पर। सो इस पर्पज के लिए हमने क्या काम करना है कि ये जो बॉर्डर नन की प्रॉपर्टी हमने इस पहले चाइल्ड को दी है, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो बॉटम पे हमने इस जगह पर एल आई को टारगेट कर रखा है, यहाँ पर हम सारी एल आईज का जो बॉर्डर है ना वो नन कर देंगे कि जो ही वो छोटी स्क्रीन के ऊपर हो तो सबके बॉर्डर खत्म हो जाएं। सो इफ आई प्रेस कंट्रोल F5 और अगर मैं इसको रीसाइज करता हूँ तो यू कैन सी देयर इज नो बॉर्डर एट ऑल, इट इज फुली रिस्पॉन्सिव।